ओके क्लास, हेलो, वेलकम बैक। हमने कल डिस्कस किया था अबाउट लिबरल, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। उन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस था ये मैंने आपको अपनी कॉपीज में लिखने के लिए बोला था। सो आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। और चलिए अब आगे चलते हैं। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। सी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब ये एक टाइम ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था। मतलब इससे पहले सारे काम जो थे वो रूरल एरिया, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, रूरल काम थे। जैसे एनिमल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऐसे काम हुआ करते थे। और ये वाले काम, इंडस्ट्री रिलेटेड काम हुआ नहीं करते थे, वो बहुत ही रेयर हुआ करते थे। तो अब ये टाइम आया था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो पूरे दुनिया में फैल रहा था, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर फैल रहा था। ठीक है, तो इस टाइम पर यहाँ पे क्या होता है, रशिया में क्या होता है पर्टिकुलरली, और ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और वो एक सोशल चेंज को चाहते हैं। जैसे अगर कुछ गड़बड़ ना होती तो लोग चेंज क्यों चाहते हैं ना, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इसलिए वो उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए चाहते हैं कि कुछ एक चेंज हो जाए, उनकी लाइफ बढ़िया हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। होता यह है, दीज पॉलिटिकल ट्रेंड वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिक चेंज। सो देर वर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जो इस टाइम पर हो रहे थे। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर दी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, अब हम इसके आंसर लिखेंगे। आंसर में है क्या, it was a time when the new city came up and the industrialized region developed, railway expanded and the industrial revolution occurred। ये एक ऐसा टाइम था जिसमें नई सिटीज बन रही थी, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहे थे और रेलवे एक्सपैंड हो रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज, क्योंकि लोग काम करना चाहते थे, अपनी हालत सुधारना चाहते थे, तो दे वर्कर वेंट टू दीज फैक्ट्रीज। वर्क आवर वर वेरी लॉन्ग, मतलब 20-20, 22-22 घंटे, 18-18 घंटे उन लोगों से काम करवाया जाता था और उनकी वेजेस बिल्कुल कम हुआ करती थी, बहुत कम पैसे मिला करते थे। उनकी रहने की कंडीशंस जहाँ पे वो रहते थे वो बहुत गंदी थी, पुअर पुअर हाइजीन, सैनिटेशन बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मतलब सोने तक के लिए उन्हें शिफ्ट हुआ करती थी कि इतने घंटे इस बेड पे ये सोएगा, उसके बाद कोई और आ जाएगा। तो उस शिफ्ट में आप सो गए तो सो गए, नहीं तो वो सोना भी अलाउड नहीं है। तो इतनी गंदी कंडीशंस थी और ये सारी सबके लिए, आदमी औरत बच्चे सबके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। Housing and sanitation were problems since town were growing rapidly. Liberal and radicals searched for solution to these issue। जो liberals और radicals थे उन्हें ये situation अच्छी नहीं लगी। देखिए, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कैसे एक पुअर लोग एक जगह पर है और कैसे वो गंदी सी स्थिति में रह रहे हैं, राइट। सो सारे ये क्या लिबरल और रेडिकल्स थे वो इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते थे। उन्हें ये सिचुएशन ठीक नहीं लगती थी, उन्हें लगता था कि ये ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है कि ऐसे रखा जा रहा है लोगों को। सो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडिविजुअल ओन्ड प्रॉपर्टी थी। इंडिविजुअल ओन्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जैसे मेरा मन आया तो मैंने फैक्ट्री बना दी, तो ये मेरा हुआ है ना। और अगर तो ये मतलब मेरी फैक्ट्री हुई, किसी और की नहीं हुई। इस पे जो भी फायदा होगा वो सिर्फ मेरा होगा, राइट। और एक नेशनल फैक्ट्री होती है या सोसाइटी वाली फैक्ट्री होती है, वो होती है जिसमें कि देश का होता है। अगर उसमें कुछ जनरेट होता है तो वो देश का होता है, वो नेशनल होती हैं फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये अभी तक जो फैक्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल फैक्ट्री थी, प्राइवेट लोगों की फैक्ट्री थी। जो लिबरल और रेडिकल लोग थे वो खुद भी बहुत सारी फैक्ट्रीज के ओनर्स थे। ठीक है, having made their wealth through trade and industrial venture, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if workforce in the economy was healthy and citizens were educated। उन्हें लगता था कि हमें इंडस्ट्री में और भी एक्सपेंशन करना चाहिए, और भी मतलब ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है कि अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, हाँ। सो
ये होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये बेनिफिट जो है, जो दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द कंट्री वाज हेल्दी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। उन्हें लगता था कि बेनिफिट जो है वो इन लोगों को भी जाना चाहिए जो काम कर रहे हैं, ताकि अगर वो खुश रहेंगे तो एक अच्छी इंडस्ट्री और भी प्रोडक्टिव इंडस्ट्री बनेगी। बेसिकली उनका ये आइडिया था, ठीक है। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort। जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को जो सारी सुविधाएं मिला करती थी, क्योंकि आप उस कास्ट में या उस स्टेटस में पैदा हो गए तो आपको उसके बेस पे बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, ठीक है। तो वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे। वो मानते थे कि इंसान को कास्ट वासी ये सारी चीज़ों से नहीं, कि उसका जन्म राजघराने में हुआ है तो इसलिए उसको पूजना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मानते थे कि इंसान को मेहनत से, इंडिविजुअल एफर्ट, अपने इंडिविजुअल उसको कितने एफर्ट है उसके ऊपर जज करना चाहिए, उसके ऊपर उसे सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। labor and enterprise, okay, if freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with the capital could operate without restraint, they believed that society would develop। उनको लगता था कि अगर जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर किया जाए, इफ़ द पुअर कुड लेबर, और जो गरीब है जो काम कर सके, अगर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर किया जाए और पुअर लोग आके वहाँ पे काम करें, तो फिर जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग इंडस्ट्री में काम करवाना चाहते हैं या जो नई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं उनको बनाने दिया जाए, और जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग वहाँ पे आके काम करें, तो ये तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जिससे सबके सब लोग डेवलप होंगे। मतलब जिसके पास पैसा है वो काम दे रहा है लोगों को, और जो लोगों को काम की ज़रूरत है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द सोसाइटी वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप एंड द पार्टी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। बहुत सारे लोग इन लोगों के साथ आए इस टाइम में। Some nationalists, liberal and radical, wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। कुछ रेडिकल और लिबरल जो थे वो जो गवर्नमेंट थी, जो मोनार्की टाइप गवर्नमेंट थी यूरोप की, उसको ख़त्म करना चाहते थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रेवोल्यूशनरी एंड वर्क टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क। और इन सब कंट्रीज़ में, जर्मनी, रशिया, इन सब में जो ये लिबरल और डेमोक्रेट टाइप लोग थे, इन्होंने क्या ट्राई किया कि मोनार्की जो वहाँ पर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। Nationalists talk of revolution that would create nation where all citizens would have equal right। तो nationalist बात करते थे कि they would create a nation where all citizens would have equal right, कि वो एक ऐसा तैयार करेंगे नेशन जहाँ पे हर सिटीजन को राइट हो, इक्वल राइट हो, हर सिटीजन को इक्वल राइट हो, ठीक है। आफ्टर 1815 जिउसेप्पे मज़ीनी, an Italian nationalist, conspired with other to achieve this in Italy। तो यहाँ पे एक जिउसेप्पे मज़ीनी का नाम दिया गया है, जो कि इटली को जिन्होंने यूनाइट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मोनार्क्स को सबको निकाल दिया था। ये भी हम पढ़ेंगे, आई थिंक 10th में पढ़ेंगे ये वाला भी चैप्टर। तो इसमें उन्होंने एक्चुअली इटली को कैसे यूनाइट किया था। इन्होंने इटली का जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और हर राज्य के ऊपर छोटे छोटे राजा वगैरह वो राज किया करते थे। तो जिउसेप्पे मज़ीनी ने सारे इटली को इकट्ठा किया था उन राजाओं को हरा के, ठीक है। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंडिया इंक्लूडिंग रेड हिज राइटिंग। जो नेशनलिस्ट थे जिन्हें ऐसे फीलिंग लानी थी कि हाँ ये हमारी कंट्री है, जो कंट्री को यूनाइट करना चाहते थे, जैसे इंडिया में भी थे कि बहुत सारे लोग थे जो पूरे इंडिया को यूनाइट करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया भी तो ऐसा ही था कि जिसमें छोटे छोटे राज्य थे और उन राज्यों के राजा वगैरह हुआ करते थे, तो वो यूनाइट करना चाहते थे, ठीक है। कमिंग ऑफ socialism to Europe, perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism। By the mid-19th century in Europe, socialism was well-known body of idea that attracted widespread attention। देखो, perhaps एक दुनिया में, इनफैक्ट उस टाइम ही नहीं बट अभी तक दुनिया में एक जो सबसे फार रीचिंग आइडिया है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, काम कैसे होना चाहिए, वो है आपका सोशलिज्म, आइडिया ऑफ सोशलिज्म। इसने
आइडिया ऑफ सोशलिज्म ने एक्चुअली दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करी, क्योंकि यही अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो भी प्रॉपर्टी थी वो प्राइवेटली ओन्ड थी, प्राइवेट लोग थे उसके मेन जो भी ओनर वगैरह थे। किसी सरकार ने कभी कोई फैक्ट्री लगा के ऐसा नहीं किया, है ना। तो प्राइवेट लोग हुआ करते थे, लेकिन अब सोशलिज्म का फेज आने लग गया था। सोशलिज्म में क्या होता है कि जो भी फायदा होगा वो पूरे देश का होगा, गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, सबको इक्वली मिलेगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी। बेसिक आइडिया ये था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जो सोशलिस्ट थे दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम। उन्हें लगता था, जो सोशलिस्ट थे उन्हें लगता था कि सारी दुनिया भर की बुराइयां सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। Why individual owned the property that gave employment, but the property were only concerned with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडिविजुअल जिनकी वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिनकी भी वो फैक्ट्री वगैरह हुआ करती थी, तो वो अपने पर्सनल गेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी गंदी कंडीशन में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सो इफ़ अ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड द प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो उनके दिमाग में आया ये आइडिया कि अगर ये जैसे एक सिंगल इंसान ही प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, लेकिन क्या हो अगर सारी सोसाइटी ही उस प्रॉपर्टी को ओन करे, तो फिर तो सबके फ़ायदे का ध्यान रखा जा सकता है। तो ये था आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो इससे क्या होगा, सोशल इंटरेस्ट मतलब पूरी सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। एंड सोशलिस्ट जो बिलीव करते थे इस थ्योरी में उनको ही सोशलिस्ट बोला जा रहा है। एंड सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज इन एंड दे कैंपेन्ड फॉर इट। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशल सोसाइटी। अब विदाउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी प्राइवेट के पास सिर्फ प्रॉपर्टी ना रहे कि वो मेरी फैक्ट्री है, वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, नहीं, वो देश की फैक्ट्री है, वहाँ पे सब लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे, ये इसका मतलब था। तो ये सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है। सोशलिस्ट सोसाइटी के कुछ आइडियाज़ थे, कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। जैसे कि पहले हैं रॉबर्ट ओवन। तो जो रॉबर्ट ओवन थे वो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे एंड ही बिल्ड टू ट्राई अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना इन यूएसए। उन्होंने एक यूएसए में एक कोऑपरेटिव स्टार्ट करी जिसका नाम था न्यू हार्मनी। ओके, इसमें ये होता क्या है, कोऑपरेटिव होता क्या है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास 2 एकड़ ज़मीन है, अकेले अकेले आप लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप सोचते हैं कि हम दोनों मिल जाते हैं और ये 3 एकड़ ज़मीन पे एक बड़ा सा मतलब बड़ी सी मॉडर्न इक्विपमेंट लाएंगे, दोनों पैसे मिला के आपस में, थोड़े से पैसे आप कंट्रीब्यूट, थोड़े से वो कंट्रीब्यूट, तो फिर हम बड़ी सी एक फार्म पे अच्छी अच्छी इक्विपमेंट्स के साथ काम करेंगे, ठीक है। ऐसा क्योंकि छोटे फार्म पे बड़ी इक्विपमेंट्स से किया नहीं जा सकता है ना, ऐसा सोच सकते हैं। या फिर कि चलो जितना तुम्हारे पास है वो और जितना मेरे पास है वो दोनों मिला लेते हैं और फिर मिला के काम करते हैं। ये होता है कोऑपरेशन का आइडिया कि ठीक है, तो जो थोड़ा तुम्हारे पास है थोड़ा मेरे पास है, चलो मिला लेते हैं। फैक्ट्री खड़ी करनी है, एक 10 लाख तुम्हारे पास है, 10 लाख तुम्हारे पास है, 20 लाख मिलके एक फैक्ट्री खड़ी हो जाए, ठीक है। अकेले 10 लाख में तो होने नहीं वाली, ठीक है। तो ऐसे वो चाहते थे, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव कम्युनिटी, ठीक है। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल थ्रू आउट द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अच्छा, जो रॉबर्ट ओवन थे वो बिलीव करते थे कि लोग ही अपने आप ही, कि आप लोगों के मन में अंदर से खुद से आए कि हाँ हमें एक कोऑपरेटिव में काम करना है, कि हाँ ठीक है 10 लाख मेरे पास है, 10 लाख किसी और से, 10 लाख किसी और से, और हम सब मिलके अपने आप काम करें। लेकिन दूसरे एक राइटर है लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक का मानना था कि लोग अपने आप से ऐसा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को इसमें दखल देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव एनकरेज करने चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों को उत्साहित करना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए कि भाई तुम कोऑपरेटिव बनाओ। इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट
सपोर्ट करेगी तो क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर तो सब ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो कॉपरेट, अदरवाइज तो क्या होगा, अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए मांगूं और बोलूँ चलो हम नई फैक्ट्री बनाते हैं, तो शायद आपको मुझ पे ट्रस्ट ना हो कि मैं आपके पैसे लेके भाग जाऊं या क्या कर लूं, राइट। लेकिन जब गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं आप लोग करो, तो आपको एक विश्वास होता है कि हाँ एक गवर्नमेंट ने बोला है तब हम ये कर रहे हैं, तो ये मतलब कुछ ट्रस्ट वर्दी सी चीज़ है ना। तो ये दूसरा उनका आइडिया था। तीसरे जो है वो है बहुत ही फेमस और अभी तक जिनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स and Friedrich Engels added other idea to this body of argument. Marx argued that industrial society was capitalist. जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जो सिर्फ फ़ायदे के लिए काम करती है, इंडिविजुअल के फ़ायदे के लिए, जिसकी मतलब फैक्ट्री है सिर्फ उसका फ़ायदा और किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो मतलब कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्री एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। और जो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट का वो तो वर्कर ही बना रहे हैं, वर्कर ही तो काम कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट खुद थोड़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट इज शेयर्ड। उनको लगता था कि जब तक प्रॉफिट जो बना रहे हैं कैपिटलिस्ट, अगर वो वर्कर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो लोगों वर्कर्स की हालत में सुधार नहीं आएगा। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनको लगता था कि जो वर्कर है उनको ये रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना पड़ेगा, उन्हें ये जो कैपिटलिस्ट है उनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। वो चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पर सोसाइटी में कुछ भी अगर काम हो रहा है तो वो पूरे देश का हो, पूरी सोसाइटी का हो। जैसे कि एक कोई फैक्ट्री है तो वो पूरे देश की फैक्ट्री हो, सोशली कंट्रोल हो, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी वो फैक्ट्री हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट में उतना ही हक मिले, ठीक है। अदरवाइज कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट में होता है कि एक जिसकी फैक्ट्री है सारा फायदा उसका, लेकिन सोशलिज्म में होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, अगर उस फैक्ट्री में फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा उनके साथ भी बांटा जाएगा। तो ये उनका एक वे ऑफ थिंकिंग था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। दुनिया में दूसरे लोगों ने कैसे सोशलिज्म को अपनाया, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर, वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। और ये अपना काम आप ज़रूर कीजिएगा। ये 3 जो इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स, ओवन एंड ब्लैंक, इनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। ये आज आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।